गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि यदि आपको दे दिया जाए परिमित लंबाई का ऋज रेखीय धारावाही चालक, तो इस चालक के निकट अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान विधि से। और आपको जानकारी के लिए बता दें, परीक्षा की दृष्टि से ये डेरिवेशन वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बच्चों को कभी कभी समझ में भी नहीं आता, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया जाए, एक रिंग बना दिया जाए, तो उस रिंग के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो मान कितना होने वाला था। आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे कि यदि हमें कोई ऐसे परिमित लंबाई का चालक तार दे दिया जाए, बहुत बड़ा सा चालक तार दे दिया जाए और बोला जाए कि इस चालक तार के निकट कोई बिंदु आप P ले लो, इसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो। तो भाई साहब बच्चों एकदम से चित्र ढांसू से समझ लेना। अगर चित्र समझ में आ गया तो आपको ये डेरिवेशन चुटकियों में हल हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये बिंदु P था, ये बिंदु चालक तार से R दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? R दूरी पर था। अब हम यहाँ पे इस पूरे तार में यदि बोल दें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I एम्पियर की धारा अगर परिमित लंबाई का चालक तार आपने लिया तो इस चालक तार के निकट आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इस तार में एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सभी बिंदुओं का नाम रख देते हैं। जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी उस बिंदु का नाम हमने क्या ले रखा है? P ले रखा है। और हम यहाँ पे जहाँ पे इसको मिलाकर रखें इसका नाम रख देते हैं Q नाम रख देते हैं। सारा खेल चित्र का ही है। तो हमने तार लिया, तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। अब मान लेते हैं कि तार में बहने वाली धारा कितनी है बच्चों? I एम्पियर की है। और तार के सभी पूरे भाग में से एक हमने तार का छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट किया, डेल L। और इस छोटे से टुकड़े का भी नाम रख देते हैं बच्चों। इस छोटे से टुकड़े का नाम रख देते हैं E और F। इस छोटे से टुकड़े को के कारण अगर हम कहें कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आइए सबसे पहले इसको मिला देते हैं। E को हम P से मिलाया और ये मान लेते हैं ये जो कोण बना बच्चों, ये कोण कितना है? फाई है। ये कोण कितना है? फाई है। अब यहाँ से हम इसको भी बिंदु P से मिला देते हैं। इस छोटे से टुकड़े के दोनों हिस्सों को हम कहाँ से मिला दिए? P से मिला दिए। अब मान लेते हैं कि तार से जो इस दूसरी वाली भुजा का झुकाव था ये कितना था? थीटा था। तथा जो हमने यहाँ से मिलाया E से लेकर के P तक को, ये दूरी थी आपकी x, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि अगर ये दूरी x है और हमने कहा कि चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही है, हमने डेल L लंबाई का तार का टुकड़ा लिया और इस छोटे से टुकड़े के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे क्या? मान लेंगे कि माना एक परिमित लंबाई का चालक तार था और उस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी। चालक तार के निकट स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P था। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P था। इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था बच्चों। अब हमने चालक तार के किसी भाग से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया E और F, और इस छोटे से टुकड़े की लंबाई कितनी थी? डेल L। और इस छोटे से टुकड़े से इस बिंदु के बीच का जो कोण था वो कितना था? थीटा था। और यहाँ से E से लेकर जो P की दूरी थी वो कितनी थी? x थी। आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें जो फार्मूला लाना है वो r के पदों में लाना है, यानी कि तार से जो ये P के बीच की दूरी है, फार्मूले में दूरी के रूप में सिर्फ r आना चाहिए, r के अलावा कोई भी आना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं कि x को भी हम कैसे गायब करेंगे। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि EF यानी कि छोटे से तार के टुकड़े डेल L जिसकी नाम क्या रखा है हमने? EF टुकड़े के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान EF के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किससे निकालेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम से। देखो बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। यदि आपने तार बहुत छोटा लिया है, बहुत सूक्ष्म लिया है, तो इस बिंदु पर इस छोटे से तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। इसलिए हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से डेल V म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई, धारा कितनी थी यहाँ से? I, और तार की लंबाई डेल L, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात जो है वो कोण का मान रखते हैं और जानते हैं कि जो यहाँ से इसका जो झुकाव है वो कितना है? थीटा है। तो ये हो जाएगा I डेल L साइन थीटा अपान, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हमें रखना होगा। और हम जानते हैं ये बहुत सूक्ष्म था, अगर ये दूरी x है तो ये भी दूरी क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि ये जो डेल L है लिया गया है ये तार का बहुत छोटा सा टुकड़ा, एक तिनका बराबर मान सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम बहुत छोटा कर दें तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं बच्चों। और एक चीज आपको बता देते हैं कि ये दोनों भुजाएं बहुत छोटी हैं, तो ये दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण होगा इसका भी मान क्या होगा? बहुत ही सूक्ष्म होगा। और सूक्ष्म कोण को d फाई से हम नोट करते हैं, यानी कि जब भी किसी राशि को सूक्ष्म से नोट किया जाता है तो उसे d के साथ लिखा जाता है। आपको बता दें जानकारी के लिए, जैसे अगर हम कहें ये दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं हैं, यदि तीसरी भुजा बहुत जितनी हम छोटी करते जाएंगे, तीसरी वाली भुजा, ये वाली भुजा जितनी छोटी करेंगे ये भुजाएं उतनी एक दूसरे के बराबर होती चली जाती हैं। तो वैसे ही ये दोनों बहुत सूक्ष्म थे, इनके बीच का कोण भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो सबसे पहले आइए इसको पूरा करते हैं। तो बीच की दूरी कितनी थी? x, ठीक है। तो इस तार के छोटे से टुकड़े के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल L साइन थीटा अपान x स्क्वायर। अब बात करते हैं कि हमें तो निकालना था पूरे चालक तार के कारण, तो सबसे पहले हम तार के दोनों सिरों को बिंदु P से मिला देते हैं। ये बिंदु P से पहला सिरा मिला दिया और मान लिया ये जो हमारा मुख्य भुजा थी जिसको r दूरी से दिखाया गया था, इसके और तार के बीच का तो कोण, ये जो आने वाली भुजा है इसके बीच का कोण कितना है? फाई 1 है। और यहाँ पे नीचे से भी इसको मिला लेते हैं और इनके बीच का कोण जो दूसरी मुख्य है इनके बीच का कोण कितना है? फाई 2 है। आप किसी को भी फाई 1 और किसी को भी फाई 2 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इनका सलूशन कि ये जो हमारा डेल L साइन थीटा है इनको हमें हटाना है यहाँ से। अगर डेल L साइन थीटा को हमने हटा लिया तो हमारे सारे प्रॉब्लम की सलूशन निकल जाएगी। तो समझते हैं बच्चों, सबसे पहले बिंदु A से E से इस वाली भुजा F P वाली पर एक अभिलंब डाल देते हैं। ये अभिलंब डाल दिया और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। यहाँ पे रखा गया है G, तो हम भी रख देते हैं G भाई, ये G रख दिया। और तार की लंबाई यानी कि एक सिरे को इसको मान लेते हैं A और दूसरे को मान लेते हैं B। ये पूरे तार था हमारा, A भी तार था। अब सबसे पहले हम, अगर मुझे ये कोण मालूम है, ये कोण कितना है? थीटा है। और ये भुजा मालूम है, ये वाली कितनी है? डेल L। एक कोण और एक भुजा पता हो तो हम दूसरी भुजा कोई भी चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस भुजा का मान ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मान कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना है? EGF से। इस समकोण त्रिभुज से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, लिखते हैं साइन थीटा, क्योंकि हमें ये भुजा पता है तो इस कोण के सामने की भुजा आपकी हो जाती है लंब और ये हो जाती है कर्ण। लंब कर्ण का जो रिलेशन है वो साइन थीटा में होता है और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। और लंब का मान हम देख रहे हैं EG है, EG, और कर्ण का मान है डेल L। EG बराबर आपका आ जाता है यहाँ से EG बराबर डेल L साइन थीटा।
यानी कि जहाँ पे डेल एल साइन थीटा है वहाँ पे हम ई जी का मान लिख सकते हैं। लिखते हैं यह मान इसी समीकरण 1 बना लेते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए इस मान को रखते हैं बच्चों। तो जैसे ही रखते हैं तो यह आ जाता है डेल वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई, और डेल एल साइन थीटा बराबर हमारा कितना आया है बच्चों, ये डेल एल साइन थीटा बराबर ई जी के आया है, तो ई जी अपान एक्स स्क्वायर। अभी इसको समीकरण अगला बना लेते हैं और यहाँ पे कुछ और चेंज करते हैं। अब देखते हैं ई जी वाली जो भुजा है, ई जी वाली जो भुजा है ये किसके बराबर होगी। आपको मैंने कहा था यहाँ से लंब डालने के, तो ये भी कोण 90 होगा और ये भी कोण कितना होगा, 90 अंश होने वाला है। ये कोण भी कितना होने वाला है, 90 अंश होने वाला है। इस प्रकार ये त्रिभुज ई जी पी, ये वाला त्रिभुज भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें ये कोण हमारा डी फाई दिया गया है और ये समकोण है। तो डी फाई के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण का मान x हमने मान रखा है और ये कोण हमें पता है, और हमें किस भुजा का मान पता है, EG का मान पता है। तो यहाँ पे हम EG का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, EGP से, EGP से EG का मान हमें निकालना है। तो EG कौन सी भुजा होगी, लंब होगी, और हम जानते हैं यहाँ पर ये लंब और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में किसका रिलेशन हो जाएगा आपका, कोण के सामने की भुजा लंब और इसके सामने की भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। और हमें रिलेशन जो लाना है बच्चों, इस कोण और इस भुजा के अंतर्गत लाना है। तो आइए हम EG का मान निकालते हैं, और EG बराबर आपका हो जाता है साइन डेल फाई, यानी कि ये कोण हम लेते हैं, ये साइन डेल फाई का लेते हैं, और साइन डेल फाई बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान EG है, EG, और कर्ण का मान x है। x को इधर भेज देते हैं, हमारा EG का मान आ जाता है EG इज इक्वल टू एक्स साइन डेल फाई। यहाँ पे डेल फाई कोण बहुत छोटा होता है, कोण छोटा होने के कारण इसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों। आइए हम यहाँ पे इसे छोड़ करके आगे हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा EG इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल फाई। EG का मान कितना आ जाता है, x इंटू डेल फाई आ जाता है। आइए x इंटू डेल फाई यहाँ पे मान रखते हैं EG के स्थान पे, ये हो जाएगा। तो डेल b इज इक्वल टू कितना था हमारा, डेल v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई और EG का मान हमारा है x डी फाई अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक x से एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी फाई अपान एक्स स्क्वायर में से एक x कट चुका है। अब यहाँ पे हमें x का मान रखना होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ये वाला EQP से इसे हल करते हैं, और जब समकोण त्रिभुज EQP लेते हैं तो इसमें x का मान हमें क्या मिलने वाला है, ये कोण 90 डिग्री है, ये भुजा हमें पता है और ये भुजा r का मान पता है। तो ये हमारा आधार हो जाता है, ये फाई कोण है, ये कर्ण हो जाता है। तो आधार और कर्ण के बीच किसका रिलेशन होगा, कॉस का। तो कॉस फाई इज इक्वल टू, यानी कि इस कोण को लिया जा रहा है, कॉस फाई इज इक्वल टू आधार का मान है r बटा कर्ण x को इधर भेजते हैं, कॉस को इधर, तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू r अपान कॉस फाई। x का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, आइए मान रखते हैं समीकरण 3 में x का मान। तो डेल v इज इक्वल टू आपका आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई अपान
x, और x का मान हमारे पास आया r, cos फाई ऊपर चला जाएगा cos फाई। ठीक है, यानी कि इस सूक्ष्म तार के कारण इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब बारी है कि पूरे तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें। तो आइए हल करते हैं। अब निकालेंगे पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा B म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R। समाकलन का निशान किसका होना है, cos फाई इंटू डी फाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हम सबसे पहले अपर लिमिट फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। इस बात को समझ लेते हैं कि हमने समाकलन क्यों किया। सबसे पहले आपको बता दें बच्चों कि इस छोटे से तार के कारण तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब हमें पूरे तार के कारण निकालना है। तो ऐसे छोटे छोटे तार के कई टुकड़ों में बटा हुआ ये तार माना जा सकता है। यदि हम सभी टुकड़ों के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ सकता है। अब सभी टुकड़ों को अगर हम सभी टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी टुकड़ों को सम करना पड़ेगा और सम करके उसका आकलन हमें करना होगा। तो समाकलन का मतलब यही होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे परिवर्तनशील कौन है, क्या धारा बदल रही है, नहीं बदल रही है। क्या बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बदल रही है, ये भी नहीं बदल रही है। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई ये तो बदल ही नहीं सकता क्योंकि ऑलवेज ये कौन है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो जो हमारा फार्मूला आया है इस फार्मूले में ना तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बदलेगा किसी कंडीशन में, ना चालक तार में बहने वाली धारा और न तार से उस बिंदु के बीच की दूरी बदलेगा। तो कौन बदलेगा, तार की लंबाई के कारण इसके बिंदु पर आपतित कोण। तो यानी कि अगर हम मान लें कि यदि पूरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर। ये तो चेंज होने वाले नहीं, अगर चेंज होना है तो किसको, फाई को चेंज होना है, इसलिए मैंने फाई का समाकलन कर दिया और लिमिट लगा दी फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। तो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपान आर। कॉस फाई का जो समाकलन होता है बच्चों वो समाकलन होता है कॉस फाई का साइन फाई। क्या होता है बच्चों, साइन फाई। लिमिट फाई अपर लिमिट कोई भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई 2 से लेकर फाई 1 तक। B इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम 2 लिमिट लिए हैं, एक फाई 1 लिए हैं और एक फाई 2 लिए हैं। तो फाई 2 देखें तो नीचे नापा जा रहा है, इसलिए फाई 2 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, फाई 2 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। और फाई 1 जो है वो ऊपर की तरफ कोण नापा जा रहा है, इसलिए इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर। पहले लिमिट में हम अपर लिमिट को रखते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। तो साइन फाई 2 वो भी माइनस चिन्ह के साथ, और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। फिर सूत्र के अनुसार माइनस का निशान और साइन फाई 1। यहाँ पे इसे हल करते हैं। V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, और ये हो जाएगा आपका, देखते हैं दोनों में आपका मिलता है माइनस साइन फाई, और ये आपका हो जाता है साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, और ये आपका दोनों माइनस है तो इसलिए क्या कर देते हैं यहाँ पे प्लस साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। और ये माइनस चिन्ह को हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो इसे गायब भी ऐसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।